गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस एडिटोरियल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो रिलेटेड है भारत के एक राज्य की पॉलिटिक्स से, लेकिन इसको किसी राज्य के दायरे में बांधना सही नहीं है, क्योंकि इस एडिटोरियल में एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे एंड दैट इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ दैट वी कॉल दल बदल कानून। मौजूदा एडिटोरियल महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस से रिलेटेड तो है, लेकिन साथ ही हम लोगों को एक शिक्षा देता है कि आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है और क्या ये महाराष्ट्र के केस में लागू होता है या नहीं होता है। दूसरी जो जानकारी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में यानी दल बदल कानून में क्या जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए जगह है, क्या न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, क्या दायरे हैं जुडिशियरी का इस मामले में, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी हम लोग ये देखने वाले हैं इसमें कि जो महाराष्ट्र में राजनीतिक क्राइसिस आई हुई है उसमें जो कोर्ट के द्वारा फैसला लिया गया है कि क्या ये सही है या गलत है, तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। तो अब जब हम लोग एडिटोरियल शुरू करने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक हम लोग पहुँचें उसके लिए ज़रूरी है कि आपको दो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी ये कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और दूसरी जानकारी ये कि महाराष्ट्र की क्या स्थिति है जिसकी वजह से इस एडिटोरियल को लिखना पड़ गया। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून की। बात ऐसी है कि 1967 यानी 1967 के समय जब गैर कांग्रेसी सरकार बनना शुरू हो गया था, तो उस समय में क्या हुआ कि कई ऐसे विधायक थे जो अपनी पार्टी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी में चले गए, जिसके वजह से कई राज्यों में सरकारें जो थी वो गिर गई। तब सरकार स्थिर बनी रहे, इसके लिए राजीव गांधी की सरकार 1985 में एक एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून लेकर के आई। तो ये जानकारी है दल बदल कानून की। कब लाई गई? तो 1985 में। किसके नेतृत्व में? राजीव गांधी के नेतृत्व में लाई गई थी। और ये क्यों लाया गया? क्योंकि इससे सरकारें जो थी अस्थिर होती नज़र आ रही थी। 1967 में कई विधायक अपनी पार्टी बदल दिए, जिसकी वजह से राजनीतिक क्राइसिस आ गई और कई राज्यों की सरकारें गिर गई। अब बात हो गई कि आखिर है ये क्या। ये तो बात हो गई कब लाई गई और क्यों लाई गई, आखिर है क्या। तो जब संसद में ये मामला आया 1985 की बात है, तो इसको जगह दी गई हमारे संविधान के 10वें अनुसूची में। हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जगह मिली। इस कानून के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पार्टी को बदल करके दूसरे पार्टी में चला जाता है तो ऐसे केस में उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। एक गैर कानूनी है, गलत है। अब इसके लिए बचाव का भी साधन है। बचाव का साधन ये है कि अगर कोई किसी भी पार्टी के जो सदस्य हैं या विधायक हैं वो एक बल्क में जाते हैं। बल्क का मतलब क्या? एक ग्रुप में दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी जो बगावत करते हैं अकेला नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? ग्रुप में। और ग्रुप में अगर जा कर के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। अब ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि कितने लोगों का ग्रुप चाहिए। तो जिस पार्टी से वो बगावत कर रहे हैं उसका 2/3 विधायक अगर पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ऐसे केस में उसकी सदस्यता बची रह जा सकती है। यानी इससे ये साबित होता है कि एक बहुत बड़ा तबका था उस पार्टी का जो कि पार्टी के लाइन से संतुष्ट नहीं था। यानी अगर 2/3 अगर पार्टी को छोड़ करके एक ही बार विधायक चले जाते हैं तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। अब आइए महाराष्ट्र में बताते हैं आपको फिगर। महाराष्ट्र में शिवसेना की पार्टी जो है, शिवसेना पार्टी के जो विधायक हैं वो इसको छोड़ करके चले गए। अब आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम लोग बात करें शिवसेना की महाराष्ट्र में है तो है 55।
55 का अगर 2/3 निकालेंगे तो करीब 37 सीट्स जो होता है वो होता है 2/3। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो विधायकों को जो लेकर के गए हुए हैं गुवाहाटी में, वो दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 40 विधायक हैं, यानी 40 ऐसे विधायक हैं जो कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं, यानी इस शिवसेना वाली पार्टी को छोड़ करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अब इन लोगों पे एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 2/3 से ज़्यादा विधायक पार्टी को छोड़ करके चले गए हैं, तो ऐसे केस में इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। इसी बीच में वहाँ के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि 2 दिनों के अंदर अगर जो भी पार्टियां हैं जो कि बागी विधायक हैं, अगर वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या कि बीच में यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दे दिया, इन लोगों को राहत देते हुए 12 दिनों का समय दे दिया। समझ लो, 12 दिनों का जब समय दे दिया गया तो ऐसे में इसी बात पे सवाल उठाया जा रहा है कि जब एक चुना हुआ व्यक्ति डेप्यूटी स्पीकर 2 दिनों का टाइम दे रहा है, तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी सुप्रीम कोर्ट को उन लोगों को ज़्यादा टाइम देने का? ऐसे मामलों में क्या सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से दखल अंदाजी करना चाहिए? इन सब बातों के बारे में इस एडिटोरियल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ और इसके क्या रूल्स हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो दल बदल कानून अगर आप इंडिविजुअली दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपके ऊपर लागू होता है, लेकिन एक ग्रुप में और ग्रुप 2/3 का अगर होता है तो आपके ऊपर नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया 12 दिनों का राहत देने का बागी विधायकों को, उसको लेकर के चर्चाएं हैं और एक सही है या गलत है इसके बारे में हम लोग इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे। तो अच्छा खासा समय आपको समझाने में लग गया। अब आपको एडिटोरियल वर्ड मीनिंग के लिए पढ़ना है। द इसेंस ऑफ टाइम, इसेंस का मतलब होता है ज़रूरत। अभी समय की मांग है, समय की ज़रूरत है। क्या समय की ज़रूरत है, क्या समय की मांग है, हम लोग आगे समझेंगे। इस एडिटोरियल में बात हो रही है ऑन कोर्ट, कोर्ट के ऊपर, एंड द एंटी डिफेक्शन लॉ। कोर्ट का क्या इसमें रोल है और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, इसके बारे में एडिटोरियल में बात होने वाली है। आइए देखें। कहा गया कि जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक और इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। शुड स्ट्रेंथन एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी न्यायिक जो हस्तक्षेप है उसका काम होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत करना। क्या करना? और मजबूत करना, नॉट अंडरमाइन इट, इसे कमज़ोर नहीं करना। यानी एक जुडिशियल इंटरवेंशन यानी न्यायिक प्रक्रिया का काम ये होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून को और मजबूत करे, न कि इसको कमज़ोर करे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आगे समझ में आएगा। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल मैनोवर्स टू रिड्यूस अ गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी। कह रहा है कि समय जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो समय है या ज़रूरत है वो ज़्यादा हो जाती है कब? जब कोई व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल मैनोवर्स, जब समय आ जाता है कि राजनीतिक जो है एक्सरसाइजेज चल रहा हो, एक षड्यंत्र चल रहा हो, युद्धाभ्यास चल रहा हो। मैनोवर्स का मतलब होता है युद्धाभ्यास या एक्सरसाइजेज चल रहा हो। तो जब किसी भी पार्टी यानी किसी को सरकार को माइनॉरिटी में लाने के प्रयास चल रहा हो, तो उस समय जो समय है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई एक्शन लिया जाए। डिसीडेंट्स का मतलब वैसे लोग जो बागी हो जाते हैं। बागी का मतलब नाराज़। तो जो डिसीडेंट लेजिस्लेटर्स हैं यानी जो बागी विधायक हैं, नीड टाइम टू गैदर एनफ, उनको काफ़ी समय चाहिए होता है कि एक दूसरे के साथ गैदर हो जाए। नंबर्स टू वोट आउट ऑफ द रिजीम, सरकार से बाहर होने के लिए, उनके आंकड़े जुटाने के लिए एक अच्छा खासा समय चाहिए होता है। रूलिंग पार्टीज नीड टू क्लोज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सून,
और ये रूलिंग पार्टी जो होती है ना, वो चाहती है कि उनका जो मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी की जो खिड़की होती है, उसको बंद कर देना चाहती है। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी पार्टी का जो डिसिडेंट्स होता है यानी बागी होता है, उसको जमा होने में टाइम लगता है। और जब किसी पार्टी के कुछ डिसिडेंट्स होते हैं, बागी होते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि उनको जो मौका मिलता है उसकी जो खिड़की को तुरंत बंद कर दें, ऑफन यूजिंग द थ्रेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर डिफेक्शन। और ये कैसे किया जाता है कि उनको धमकी दी जाती है कि उनको डिफेक्शन के लिए, डिफेक्शन मतलब दल बदल के लिए, उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा। यानी किसी भी सरकार के लिए जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, उनके हाथ में एक हथियार होता है कि जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ जाने का प्रयास करता है तो उनको कहते हैं कि अगर आप दूसरे पार्टी में जाओगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं पार्टी के सदस्य को ज़्यादा समय मिल जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना करके अगर आप छोड़ते हैं 2/3 जैसा कि आपको बताया गया, तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। It is in the backdrop that judicial intervention in matters related to disqualifying lawmakers for defection takes place. अब कह रहा है कि it is in this backdrop. अब इस पृष्ठभूमि में, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, इस परिस्थिति में एक जुडिशियल इंटरवेंशन होता है, न्यायिक हस्तक्षेप होता है इस मैटर्स में, जो कि रिलेटेड है कि डिस्क्वालिफिकेशन से, यानी क्या लॉ मेकर्स को, विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर डिफेक्शन। एक मामला सामने आ जाता है, ईदर बाइंग द डिसिडेंट्स टाइम और अलाउइंग डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग टू गो ऑन अनहिंडर्ड। अब कोर्ट के सामने मामला आ जाता है कि क्या उनको समय दिया जाए या फिर जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसीडिंग्स है उसको बिना रोके टोके, अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना रोके चलने दिया जाए। यानी अब जब ऐसा मामला आता है तो अब कोर्ट के हाथ में होता है उसका हस्तक्षेप कि क्या उसको थोड़ा सा समय दे दिया जाए जो बागी हैं, या फिर उनको जैसे प्रोसेस है डिस्क्वालिफिकेशन का, यानी उनकी जो सदस्यता रद्द करने का, वो चलते देना चाहिए। By its order granting time until July 12 to dissident Shiv Sena legislators in Maharashtra Assembly to reply to the Deputy Speaker's notice under the anti-defection law, the Supreme Court has effectively made it possible for them to actualize their objective. अब देखो यहाँ पे क्रिटिसाइज़ की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक फ़ैसला दे दिया है कि जो बागी विधायक है वो 12 जुलाई तक उनके पास मौका है और डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए। किस मुद्दे पे? एंटी डिफेक्शन लॉ के मुद्दे पे। जो डिप्टी स्पीकर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने केवल 2 दिनों का टाइम दिया था, लेकिन इसमें राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक उनको समय दे दिया है कि आप आराम से सोच समझ करके फिर डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब दीजिए। ऐसा करके जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक्चुअलाइज कर दिया है, यानी सही कर दिया है उनके ऑब्जेक्टिव को। जैसा बागी विधायक चाहते थे वैसा उनके हिसाब से वो फैसला ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उनकी जो ऑब्जेक्टिव थी, एम थी, वही थी कि वो थोड़ा सा समय मिल जाएगा तो और लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, और वही उनकी जो ड्रीम थी, उनकी जो सोच है, उसको एक्चुअलाइज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को के द्वारा 12 जुलाई तक समय दे करके। इट इज़ डाउटफुल वेदर द कोर्ट शुड हैव डन दिस। अब ये संदेहास्पद है कि क्या कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था। दिस इज़ द फेस इन द फेस ऑफ अ स्पेसिफिक बार ऑन जुडिशियल इन्वेंशन इन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। और तब जब इस मामले में एक बार है, बार का मतलब क्या होता है? रुकावट है। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के मायने में जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कुछ बार हैं, कुछ रुकावट है, कुछ कायदे कानून हैं। ऐसे ही कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इस मामले में इंटरवीन नहीं कर सकता है। तो जो रुकावट है
इस मामले को लेकर के, किस मामले को लेकर के कि डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसेस को लेकर के क्या एक कोर्ट को ऐसा करना चाहिए था। इस मामले में एक कानून ये है कि हमारा अभी बताया था कि जो संविधान का जो 10वां शेड्यूल है, यानी 10वां जो अनुसूची है, उसमें प्रावधान है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में डायरेक्टली जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है वो गलत तरीका है। इस मामले में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है वो पहले नहीं होती है, बाद में होती है। एक केस का हवाला भी दिया गया है, 1992 का एक केस है, खोतो होलोहन, और दूसरे तरफ है जासिल्लू। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मामले में फैसला दिया था बाय अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, कि एंटी डिफेक्शन लॉ की जो वैलिडिटी है उसके बारे में बात करने के लिए। अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, अपहोल्ड मतलब सपोर्ट करना, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ एक वैध है, उसको सपोर्ट करने के मामले में एक फ़ैसला 1992 में आया था, जिसमें कहा गया है कि स्पीकर्स डिसीजन वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। स्पीकर का जो डिसीजन है, यानी जो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर हैं, सभापति जो होते हैं लोकसभा किसी भी विधानसभा के, उनका जो डिसीजन है वो रिव्यू किया जा सकता है, हालांकि ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स। लेकिन अल्बिट का मतलब होता है ऑल्दो, तो जहाँ पे ऑल्दो का इस्तेमाल करते हो वहाँ पे अल्बिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब होता है हालांकि लिमिटेड ग्राउंड्स के ऊपर, यानी स्पीकर के डिसीजन को चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में, उसको रिव्यू किया जा सकता है कोर्ट में, लेकिन कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पे। इट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट दिस शुड टेक प्लेस आफ्टर अ फाइनल डिसीजन, और ये भी क्लियर किया गया है कि ये जो होना चाहिए वो फाइनल डिसीजन जो सभापति ले लेते हैं उसके बाद होना चाहिए था। यानी सभापति ने फैसला ले लिया था कि इनको डिसक्वालीफाई करना है, तो ये जो कोर्ट है ना वो डिसक्वालीफिकेशन के बाद एक्शन लेती, पहले नहीं। एंड देयर कैन बी नो एंट्रीम ऑर्डर, और इसके अंतरिम ऑर्डर नहीं हो सकता है एक्सेप्ट इफ़ देयर इज़ एन एंट्रीम डिसक्वालीफिकेशन और सस्पेंशन। अपवाद तब है जब उनको पहले से क्या कर दिया जाए, डिसक्वालीफाई कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में जो कोर्ट का अधिकार है वो लिमिटेड होता है। हाँ, जो स्पीकर ने ऑर्डर दिया था, नोटिस दिया था बागी विधायकों को, इसको रिव्यू किया जा सकता था, लेकिन एक ग्राउंड है उसका एक पैमाना है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिनों का राहत दे दिया, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन हो गया। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, ये कहना चाह रहा है। The deputy speaker's grant of just 2 days for the MLAs to reply may have occasioned the intervention. अब क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, अब इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो जो डेप्यूटी स्पीकर थे उनके द्वारा केवल 2 दिनों का समय दिया गया था। जो बागी विधायक थे उनको नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 2 दिनों के समय दिया गया था, और एक कारण हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवेंशन किया, यानी हस्तक्षेप किया। बट इट इज़ डाउटफुल, लेकिन इसमें डाउटफुल ये है कि वेदर द कोर्ट शुड कंसर्न इटसेल्फ विद द क्वेश्चन नाउ, क्या अब कोर्ट को इस मामले में भी चिंता करने की ज़रूरत है। व्हेन इट कैन बी डिसाइडेड आफ्टर देयर पॉसिबल डिस्क्वालिफिकेशन, तब जब इस कोर्ट तभी भी कर सकती थी जब उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता। तो देयर आर कोर्ट जजमेंट दैट शे कंप्लायंस विथ नेचुरल जस्टिस इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज गिवन बट ऑन द वेदर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी वाज गिवन बिफोर अ डिसीजन। कह रहा है कि कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जो कि मानती है, पालन करती है। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है पालन करना, एक नेचुरल जस्टिस का पालन करती है, जिसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ़ डेज जो दे रहे हैं उस पर आपका जुडिशियल सिस्टम या जस्टिस नहीं डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहे हैं किसी भी डिसीजन के लिए। बेस्ड ऑन अ कंक्लूजन इन नबाम रबिया 2016 that a presiding officer should not adjudicate any defection complaint while a motion for on removal is pending। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि जो डेप्यूटी स्पीकर है
महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके ऊपर पहले से ही चार्ज लगा हुआ है। चार्ज ये है कि उनकी जो रिमूवल है वो भी पेंडिंग में है, यानी वहाँ के जो विधायक हैं उनके खिलाफ ऑलरेडी नोटिस जारी करवा चुके हैं, समझ गए। तो इसमें मामला ये आ गया कि कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर एडजुडिकेट नहीं कर सकता है। एडजुडिकेट करने का मतलब होता है न्यायिक निर्णय नहीं ले सकता है। वो तब जब उसके ऊपर खुद उसको हटाने के लिए कंप्लेन दिया हुआ है और वो अभी पेंडिंग में है, यानी महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के ऊपर पहले से उनको हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है या फिर ये दिया गया है, कंप्लेन किया गया है, और वो उनका जो कंप्लेन है अभी पेंडिंग में है, और ऐसे में वो कोई इस तरह का फैसला नहीं ले सकते, ये भी एक कानून है। द डिसिडेंट सेंट अ मोशन टू गेट डिप्टी स्पीकर रिमूव्ड, और जो डिसिडेंट्स थे यानी जो बागी विधायक थे जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही नोटिस मोशन सेंड किए हैं, अपना बहुमत भेजे हैं कि इनको हटाया जाए। आफ्टर ही रिजेक्टेड इट, जब उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, द रिजेक्शन हैज़ ऑल्सो बिन क्वेश्चन इन द कोर्ट, तो जब डिप्टी स्पीकर ने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इस रिजेक्शन को भी सवाल खड़ा कर दिया गया है कोर्ट में। Thus, raising a jurisdiction question on the adjudicatory power of the deputy speaker, who of necessity has to decide disqualification question in the absence of a speaker। अब देखो मामला क्या हो गया कि जिस व्यक्ति ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई करने की बात कर रही है कि है, जिनका नाम जो है डेप्यूटी स्पीकर, वो खुद जो है पेंडिंग में चल रहा है उनका डिसीजन इनको रिमूव करवाने का, क्योंकि जो बागी विधायक हैं उन्हीं के खिलाफ नोटिस या कंप्लेन कर दिए हैं कि इनको हटाया जाए। तो नियम कहता है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी खुद एक दायरे में बंधा हुआ है वो आदमी कैसे किसी को डिस्क्वालीफाई करने का फ़ैसला ले सकता है। तो अब यहाँ पे यही मामला आ गया है। मोशंस टू रिमूव अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड नॉट बिकम अप्लाई टू सर्कमवेंट क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पे जो एडिटोरियल के राइटर कह रहे हैं कि जो सवाल यहाँ पे होगा कि जो मोशंस जो हैं, यानी मोशन क्या था, यानी मत क्या था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी डिप्टी स्पीकर को हटाया जाए, तो इसका इस्तेमाल एक प्लॉटिंग की तरह नहीं, षड्यंत्र की तरह नहीं होना चाहिए, जिसके अंतर्गत डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीडिंग्स को क्या किया जाए, उसको आसपास घुमाया जाए, सर्कमवेंट किया जाए। सर्कमवेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आसपास घूमना, ठीक है। यानी यहाँ पे समझाने का प्रयास आपको ये है कि डिप्टी स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, इस आड़ में जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसीडिंग्स चल रहा था उसको नहीं घुमा देना चाहिए, इसको एक षड्यंत्र के तौर पे नहीं लेना चाहिए। प्लॉय का मतलब होता है षड्यंत्र, प्लॉटिंग कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो। अब देखो कोर्ट का क्या काम था। ये कोर्ट्स काउंटेनेंस मैन्यूवर्स टू प्रीएम्प्ट अ डिसीजन ऑन वेदर legislatures campaigning in another state and questioning the chief minister majority have incurred disqualification। अब यहाँ पे कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि जो मैन्यूवर्स चल रहा है, तोड़ मोड़ चल रहा है डिसीजन आने से पहले, और ये सारे जो हो रहा है खेल दूसरे स्टेट में रह करके कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनको ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लाया जा सकता है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बाय वॉलंटरीली गिविंग अप मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, जानबूझ करके यानी अपनी इच्छा से उनको मेंबरशिप दे करके उनके पार्टी का। दे अंडरमाइन एन एंटी डिफेक्शन लॉ एंड रेंडर रेगुलेटरी रूलिंग्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेचेज। दे अंडरमाइन का ये लोग जो है कमज़ोर कर रहे हैं। अंडरमाइन का मतलब क्या करना, कमज़ोर करना। किस चीज़ को कमज़ोर कर रहे हैं, द एंटी डिफेक्शन लॉ को, यानी दल बदल कानून को ये कमज़ोर कर रहे हैं। एंड रेंडर रेगुलेटरी न्यूगेटरी का मतलब होता है न के बराबर रूलिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज, यानी यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज हैं उनके द्वारा जो फैसला लिया गया है ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। न्यूगेटरी का मतलब होता है ऑफ
नो इम्पोर्टेंस, यानी जो फैसला लिया गया है वो इम्पोर्टेंस का नहीं है। व्हेन डिफेक्शन इज सीन एज अ सीरियस मेनांस, जब एक डिफेक्शन को एक बहुत बड़ा मेनांस के तौर पे देखा जाता है, भयावह स्थिति पैदा करने वाली स्थिति में देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोर्ट शुड नॉट एक्ट इन फर्दर हैंस ऑफ इट, कोर्ट को इसके अगेंस्ट में या फिर उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दोज रॉन्गली डिसक्वालीफाइड इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर गलत तरीके से किसी विधायक को डिसक्वालीफाई किया जाता है तो ये उसको रोका जा सकता है, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ को कमज़ोर करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। बट सो इज़ कॉलिंग टू अकाउंट डिफेक्टर्स हुज मोटिव्स आर सस्पेक्ट। लेकिन हाँ, वैसे लोग जिनके मोटिव जो हैं वो सस्पेक्ट हैं, संदेहास्पद हैं, वैसे डिफेक्टर्स को इसके तहत सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में आपको पढ़ाने का प्रयास ये किया गया कि जो कोर्ट के द्वारा 12 दिनों की जो राहत दी गई है, ऐसे में दल बदल विरोधी कानून को क्या करेगा, कमज़ोर करेगा, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपने नंबर को बढ़ाने में, इकट्ठा करने में। तो ऐसे में कोर्ट को इससे बचना चाहिए था। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का जो मामला था, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को फैसला लेना चाहिए था। आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।